Hello everyone, welcome to this new video of Siddhartha IAS. In this video, we are going to talk about Indus Valley Civilization and we shall be looking at some important pointers for UPSC and other PCS and state government exams. Okay, so if you like the video, kindly subscribe to the channel so that you can see more of it. And we'll keep this video bilingual ताकि जो हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में देखें और जो इंग्लिश समझते हैं वो भी इस वीडियो को समझ पाए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन. सो इस लेसन में सबसे पहले तो हम कुछ सैलिएंट फीचर्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के उसको देखेंगे. उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. ऑल्दो ये रट्टा वाला पार्ट है बट स्टिल विल टॉक अबाउट इट बिकॉज इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Another thing is we are going to talk about social, economic and political life also because this is one important aspect. And last but not the least हम डिक्लाइन के बारे में भी बात करेंगे बिकॉज इससे भी कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस निकल के आते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि ये वीडियो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो टाइम पास के लिए डाला गया हो. ओनली फैक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज देयर. सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अगर रिवाइज करना है तो भी आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो और अगर आपको कुछ नया सीखना है तो भी आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो. चैप्टर को समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए समझने बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स. So this term Indus Valley Civilization, which we know was coined by an archaeologist who was called as जॉन मार्शल. तो जॉन मार्शल सबसे पहला नाम आपको याद रखना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये जो नाम है ये जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया. और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी सिविलाइजेशन को कहा जाता है. क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो साइट एक्सकवेट हुई वो 1921 में हड़प्पा थी जो साइट वो एक्सकवेट हुई और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. जो सेकंड साइट थी सिविल जो एक्सकवेट हुई वो है मोहनजोदाड़ो. एंड मोहनजोदाड़ो वन ऑफ द बिगेस्ट साइट्स है इन द रीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओवरऑल सबसे बिगेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की. और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ी जो साइट है दैट इज़ राखीगढ़ी. ठीक, बट मोहनजोदाड़ो इज़ इन पाकिस्तान. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 2500 BC टू 1750 BC. ओके, सो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए जो हमने सीख ली हैं इन द स्टार्टिंग ओनली. उसके अलावा कभी कभी देयर आर क्वेश्चंस अबाउट एक्सकेवेटर्स एंड द साइट्स. फॉर एग्जांपल हड़प्पा वाज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी. एक्सकेवेटर्स मींस जिन्होंने इन पर्टिकुलर साइट्स की खोज करी और यहाँ पर काम किया. तो हड़प्पा वाज एक्सकेवेटेड बाय डी आर साहनी जिनका पूरा नाम है दयाराम साहनी. और मोहनजोदाड़ो आर डी बनर्जी के द्वारा एक्सकवेट की गई. सिमिलरली राखीगढ़ी डी आर शिंदे के द्वारा की गई और कालीबंगन बी बिलाल के द्वारा और धौलावीरा आर एस बिस्ट और लोथल एस आर राव. तो ये इम्पोर्टेंट कुछ साइट्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है इंडिया की. मोहनजोदाड़ो ओवरऑल आईवीसी की सबसे बड़ी साइट है और हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो एक्सकेवेट हुई. सिमिलरली कालीबंगन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये महाभारता से भी एसोसिएटेड है इन सम वे. हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे इन द लेटर वीडियोस. सिमिलरली धौलावीरा और लोथल भी दो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हैं इसीलिए इनके नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, तो चानूदारो का भी एक नाम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आप उसके भी एक्सकेवेटर खोज करके निकाल सकते हैं और उसको भी याद कर सकते हैं. अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं हमसे. वी विल हेल्प यू आउट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन. तो पहले देखते हैं कि ओवरऑल सिविलाइजेशन के फीचर्स क्या हैं. तो प्राइमरीली ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी. अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब है जहाँ पर सारे मॉडर्न करेक्टरिस्टिक और अर्बन एरियाज में जो करेक्टरिस्टिक विजिबल होते हैं वो विजिबल थे. फॉर एग्जांपल सिटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ करती थी. द फर्स्ट पार्ट वाज रेफर्ड टू एज अपर टाउन जिसको कि इंग्लिश में सिटाडेल भी कहते हैं. और ऐसा माना जाता है कि ये जो पार्ट था यहाँ पर इलीट लोग रहा करते थे. एंड लोअर पार्ट वाज कॉल्ड एज
lower town in which it is assumed that working class people used to live. Okay, apart from it, roads were well built. They bisected each other at 90 degrees. This is one of the important features. And it also had proper drainage system along with the well was there with each and every house to fulfill their water needs. And use of burnt brick and standardized ratio brick is very very important. Okay, and there are double story houses also, there were single story houses also, which indicates a division of society. For example, जिनके पास double story house रहे होंगे, probably they were rich people, and जिनके पास single story house रहे होंगे वो थोड़े मिडिल क्लास होंगे और मे बी लोअर मिडिल क्लास. एंड एविडेंसेस ऑफ ग्रैनरीज, जहाँ पर कि ग्रेन स्टोर किए जाते हैं, वेयर हाउसेस एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स आर ऑल्सो विजिबल, जो ये दर्शाते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ वॉज ऑल्सो वेरी वेरी प्रॉस्परस. Now let's talk about the important sites and important findings. So these are important findings and these are important sites. Okay, so what you can do is you can take the screenshot of this particular slide and then later on you can revise, because this is something which actually needs memorization. ये आपको सिर्फ याद ही करना पड़ेगा, इसको समझाने जैसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट इससे क्वेश्चंस काफ़ी बारी पूछे जाते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ मिली है, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें एक रट्टा लगाना पड़ेगा. ठीक. एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि मोहनजोदाड़ो largest site of IBC, and Rakhigarhi is the largest site in Indian territory. Okay, so moving on to the next thing, let's talk about the features. For example, we had looked at the features, like there was a citadel which was upper town, so you can see this upper portion is referred to as citadel. Then similarly a lower town is also there which is below it, right? And you can see that roads are crossing each other on 90-degree angle. This was one of the most prominent features. So moving on to the political life of Indus Valley civilization. So there is no clarity on political authority. In fact, जो most of the historians हैं वो भी किसी particular point पे agree नहीं करते हैं, right? So कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेकर के. हालांकि एक बियर्ड मैन का स्टैचू हमें मिला है विच इज़ जस्ट लाइक अ प्रीस्ट किंग ऑफ मेसोपोटामिया. जैसे मेसोपोटामिया में प्रीस्ट किंग रूल किया करता था, उसी तरह का एक स्टैचू हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिला है, बट वी आर नॉट श्योर वेदर ही वॉज अ पॉलिटिकल अथॉरिटी और नॉट. ओके, सो बाय एंड लार्ज देयर आर 3 थ्योरीज अबाउट पॉलिटिकल अथॉरिटी. इसको लेकर के 3 थ्योरीज हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह की पॉलिटिकल अथॉरिटी हुआ करती थी. सो जो फर्स्ट व्यू है वो ये कहता है कि देयर वॉज नो अथॉरिटी एट ऑल एंड एवरीबडी वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन देयर ओन. आई मीन कोई भी लीडर नहीं हुआ करता था और एक तरह की एनार्की वाली सिचुएशन थी. Another view is that each region has a different ruler. For example, suppose this is IBC and this is my Harappan region, this is Mohenjo-daro, this is Rakhigarhi, this is Kalibangan. So each and every province was ruled by different ruler, right? Second view ये कहता है. The third view says that there was a centralized authority. Centralized authority means suppose this is Indus Valley civilization and it was ruled by a ruler, and large buildings indicate existence of elite classes, as I had just mentioned on the previous slide. तो इससे ये पता लगता है कि मे बी रूलिंग क्लासेस जो थी वो एग्जिस्ट किया करती थी, राइट? बट हालांकि हम इस बारे में भी अभी तक श्योर नहीं है. और ये जो 3 थ्योरीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी, इनमें से लास्ट थ्योरी जो है दैट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है. बिकॉज जैसा कि हमने टाउन प्लानिंग देखा और उसमें हमने देखा था कि स्टैंडर्डाइज रेशो है ब्रिक का, प्लस मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन की जो साइट हैं वो ग्रिड पैटर्न फॉलो करती हैं, रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, राइट? तो इससे ये पता लगता है कि देयर वाज अ सिंगल रूलर or a central authority which was planning all these things or giving approval to all these things, and standardized ratio of brick भी था. तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो ये सारी चीज़ें रेगुलेट
करता होगा. So that's why last view, that is a central authority was there, is most acceptable view. Okay, so let's move ahead and talk about social life in IVC. So in social life, we will talk about their lifestyle and we will also talk about culture and religion. So सबसे पहले lifestyle के बारे में जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं वो ज्वेलरी से मिलती हैं, राइट. ज्वेलरी में हमें बैंगल्स मिले हैं, ब्रेसलेट्स, फिलेट रिंग्स, जो कि मेन और वुमेन दोनों पहना करते थे. अपार्ट फ्रॉम इट, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्रीशियस स्टोन्स जैसे लैपिस lazuli, जैस्पर के हमें एविडेंसेस मिले हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, स्टेटाइट और टेराकोटा भी बहुत कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स हुआ करते थे. और चानूदारो एंड लोथल आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जहाँ पर क्राफ्ट वर्क और ज्वेलरी वगैरह का जितना भी मतलब हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड स्किल बेस्ड वर्क है वहाँ पर हुआ करता था. दे कैन आस्क यू वन क्वेश्चन अबाउट factory sites, or they can ask you questions about the sites of craft making. So Chanudaro and Lothal are the answers. Okay, so moving on to the next thing, that is cultural and religious aspect. So people tree, in as it is important in present times, it was important earlier also. Okay, so people tree जो है वो शुरू से ही इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट रहा है एज अ रिलीजियस सिंबल. देन हमें स्वास्तिक का एविडेंस मिलता है ऑन इंडस वैली की जो सील्स हैं उस पर. देन लिंगास का हमें एविडेंस मिलता है. देन मदर गॉडेस का एक स्टैचू भी हमने एक्सकवेट किया है जो कि हम एक रिलीजियस फिगर के रूप में देखते हैं. अनदर थिंग इज द चीफ मेल डेटी वॉज पशुपति इन योगिक पोस्चर. तो अभी इसका जो इमेज है दैट इज there with me. I'm going to show it to you. So see, you can see this is the statue of mother goddess. Then this is Pashupati, a form of Shiva, you can say. He's sitting in a yogic posture. Similarly, this is also a sacred symbol for most of the people in country, that is swastik, right? So I have shown you the image of each and every religious symbol. कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि सोशल लाइफ में इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, बरिंग द डेड वाज पार्ट ऑफ देयर कल्चर. एंड डेड पर्सन्स को जब भी बरी किया जाता था तो उनके साथ कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट और यूटेंसिल्स भी साथ में बरी कर दिए जाते थे. दिस वाज डन बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो. सो इफ अ पर्सन इज पासिंग अवे, ही शुड टेक सम ऑफ द मटेरियल्स along with him. Okay, तो ये एक बिलीफ था. Moving on to the next thing, that is symmetry, and some burials inside the house have been found. And we have also found a statue of king, as I just told you, along with a statue of a dancing girl. Exactly उनका usage क्या था या ये किस लिए बनाए गए होंगे, that is unknown, though there are a lot of assumptions and things you will find on internet, but उनका कोई आधार नहीं है, right? So किंग का स्टैचू या फिर डांसिंग गर्ल का स्टैचू बनाया क्यों गया, इसके बारे में वी आर नॉट श्योर. बट कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें टॉय मॉडल से मिलती है. फॉर एग्जांपल, हमें टेराकोटा के टॉयज़ मिले हैं, जैसे कि उन टॉयज़ में बुलक कार्ट बनी हुई है. तो इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि बुलक कार्ट अगर हैं तो ऑक्स या फिर जो भी कैटल हैं वो उनको जानते थे. और ये जो एनिमल्स थे लाइक ऑक्स, बफलोज, they all were domesticated as well, right? And lions were not known. Evidences of horses are also not found. And like rhinoceros were known. And horses is one of the controversial figure. So generally it is perceived that horses जो थे वो नहीं थे, ठीक. एंड लॉयंस भी नहीं थे. बट राइनोसेरस के जो एविडेंसेस हैं वो हमें एक जगह है अमारी, वहाँ से मिले हैं. इफ़ यू विल रेफर टू ल्यूसेंट जी के, इट सेज कि हॉर्सेस के भी एविडेंसेस मिले हैं, but it is a very controversial issue, right? So let's not get into that. So apart from it, people were literate. It is evident by the script on seals, and almost 400 plus signs, that is, you can say, a kind of alphabet, they have been discovered. And अभी तक हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ा नहीं जा सका है. ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ क्लेम्स अबाउट इट, बट इसका कोई आधार नहीं है, ठीक. So moving on to the next portion, that is economic life.
in IBC. So agriculture was most important, right? And in agriculture also they followed two crop system. Paddy was grown for the first time. Apart from it, barley, wheat, etc. were important crops. Check. So if agriculture is there, so definitely domestication of animals would be a major phenomena. सो डोमेस्टिकेशन के लिए मेनली जो एनिमल यूज़ होते थे वो गोट शीप एंड बफलोज जैसे कि प्रेजेंट टाइम्स में होते हैं. फिशिंग वाज आल्सो रेगुलर ऑक्यूपेशन एंड इंटरनल ट्रेड भी था और एक्सटर्नल ट्रेड भी था. इंटरनल ट्रेड का मतलब है कि जो विद इन सिविलाइजेशन होता था. फॉर एग्जांपल कॉपर जो था वो खेतरी राजस्थान से डिफरेंट रीजन्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता था, तो दैट वाज एग्जांपल ऑफ इंटरनल ट्रेड. सिमिलरली एक्सटर्नल ट्रेड भी था जो कि मेसोपोटामिया के साथ किया जाता था एंड इट वाज डन थ्रू पोर्ट्स लाइक लोथल. एंड in Mesopotamian text there is a mention of a word called as Meluha, and Meluha is often believed to be लैंड ऑफ इंडिया. ठीक है, तो जो मेलुहा टर्म हमें मेसोपोटामिया की सील्स पर मिलती हैं, उस मेलुहा को ये कंसीव किया जाता है कि दैट इज इंडिया ओनली. ठीक, मेलुहा जो है वो इंडिया के लिए यूज़ किया गया है ऐसा एज्यूम किया जाता है. अनदर थिंग इज जो कि गुड्स एक्सपोर्ट होते थे उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन प्रोडक्ट्स और टेराकोटा फिगर्स अपार्ट फ्रॉम कॉपर पॉट्स ऑफ फाइनेंस, ये सब उसमें किया जाता था. सील्स वर ऑल्सो यूज बाई ट्रेडर्स टू कन्वे देयर आइडेंटिटी. सील्स पर डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स हुआ करते थे, कभी कभी एनिमल्स हुआ करते थे, कभी कभी कुछ लिखा भी हुआ करता था. सो इट इज़ एज्यूम्ड कि जो सील्स थे वो किसी ट्रेडर की आइडेंटिटी या किसी important पर्सनैलिटी की आइडेंटिटी कन्वे करते होंगे. अपार्ट फ्रॉम इट क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज इम्पॉर्टेंट फीचर एंड terracotta was used to make toys, beads to make ornaments, and Chanodaro and Lothal were two main centers of craft production, as I had mentioned earlier also. So, moving on to the last part of the lesson, that is causes of decline. सो हमें पता कैसे लगता है कि इंडस वैली डिक्लाइन होना शुरू हो गया है? पता ऐसे लगता है कि व्हेन वी एक्सकेवेट डीपर we find कि it is marked by disappearance of distinctive artifacts and migration of population. We don't know the exact cause, but broadly there are 3-4 causes which are described. The first is climatic change. It includes deforestation, excessive floods and earthquake. Apart from it, ऐसा भी माना जाता है कि इंडस रिवर का जो कोर्स है मे बी वो चेंज हो गया था, इस वजह से कुछ पॉपुलेशन को पानी की किल्लत हुई और रिवर का कोर्स चेंज होने से एग्रीकल्चर भी इफेक्ट हुआ और पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो गई. देन द थर्ड व्यू इज़ कि आर्यंस का इन्वेजन हो गया फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड इट इज़ एविडेंट फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज माउंट ऑफ डेड, जहाँ पर कि 16 skeletons were found and it depicted mass slaughter. बट यहाँ पर जो एविडेंस फाइंड किए गए हैं वो बहुत कम है नंबर्स में, तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि आर्यंस ने पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया. दिस इज़ वन ऑफ द व्यूज़, राइट. और इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है तो जाहिर सी बात है कि कोई एक या दो फैक्टर्स नहीं होंगे जो इसके डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट. So there are various causes, but you have to remember these three causes which are mentioned on your screen. So I hope you find this video useful और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दोगे. And please subscribe to the channel and you can ask your doubts in the comment box below. Thank you so much.